हेलो गाइस, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री में डी एंड एफ ब्लॉक का अगला लेक्चर। इसके अंदर हम क्या देखेंगे, अभी हमारा प्रॉपर्टीज ही चल रहा है ना। माफी चाहूंगा, लास्ट वीक क्लास नहीं हुई केमिस्ट्री की, है ना, कुछ कारणवश फंस गए इधर उधर कामों में। तो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री में। एक बार ना सारी आप प्रॉपर्टीज अगर रिवाइज कर लो तो आपके लिए ही बेनिफिशियल है। एक बार सारी प्रॉपर्टीज को आप लोग रिवाइज कर लो। स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, और स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। प्रॉपर्टी नंबर कौन सा था ये? प्रॉपर्टी 5, 10, 11 11 हो गई थी मेरे ख्याल से। 12वीं प्रॉपर्टी, 10वीं 11वीं 11वीं मान लेते हैं, चलो 12वीं प्रॉपर्टी। दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ हमारा क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ हमारा क्या है? हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और जो भी प्रॉपर्टी हो गई है उससे अगला नंबर इसको डाल देना, है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ, लेट्स सपोज 11, एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। एटॉमाइजेशन ऐसा आता है, जेड आता है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। एटॉमाइजेशन ऐसा आता है, जेड आता है, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन क्या होता है? मैं ही चेक कर लेता, लेकिन बुक है नहीं यहाँ पे, नीचे मेरे कमरे में होगी। तो देखो, एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, है ना, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल लैटिस स्ट्रक्चर या लैटिस इनटू द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल लैटिस स्ट्रक्चर, लिख लो, इनटू इट्स इंडिविजुअल एटम्स। क्या होता है भैया एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन? अरे बहुत सिंपल है। आपको एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन पता है? सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड से गैस बनाना। इस सब्लिमेशन होता है सॉलिड से गैस बनाना, उसी को कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन भी, है ना। देखो वही होता है। हमारे पास क्या होगा? सॉलिड लैटिस होगा। हमारे पास क्या होगा? सॉलिड लैटिस होगा। उस सॉलिड लैटिस को हम लोग गैस में कन्वर्ट करेंगे। सॉलिड लैटिस को हम लोग गैस में कन्वर्ट करेंगे, एस को हम लोग जी में कन्वर्ट करेंगे, और यहां पे जो एंथैल्पी लगेगी, इस एंथैल्पी को बोला जाएगा क्या? एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ डेल्टा एच एटॉमाइजेशन, या फिर इसी को बोला जाता है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन सॉलिड से लिक्विड बना देना। यस, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगला हमारे पास यहाँ पे जो बात उठती है वो क्या है? वो ये है। हम लोग क्या करेंगे? कोई भी हमारे पास जो मेटल होगा M, हम उस मेटल को, वो सॉलिड फॉर्म में होगा, उस मेटल को हम तोड़ेंगे किसमें? एनर्जी देंगे, डेल्टा एच एटॉमाइजेशन देंगे, और उस M सॉलिड से हम क्या बनाएंगे? M गैस। मतलब कुछ हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर होगा। एक मिनट में अपना तुम्हारा दिया हुआ ब्लू मार्कर निकाल लूं। यस। तो ये हमारे पास क्या होगा? एक स्ट्रक्चर होगा ऐसा, मान लो M है। M कोई भी मेटल है, M कोई भी क्या है? मेटल है। तो अब ये स्ट्रक्चर एक लैटिस है। लैटिस क्या होता है? स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर, है ना। अब इसको मेरे को ब्रेक करना है। यहां से मुझे एक एटम निकालना है, एक एटम। तो मैंने इस एक एटम को बाहर निकाल लिया, है ना, और गैसियस फॉर्म में। ये किसमें है? सॉलिड फॉर्म में है। इस सॉलिड से मैंने गैस निकाल लिया। इसे मैं क्या बोलूंगा? इसको बाहर निकालने को डेल्टा एच, जो भी था ये। तो इसको एक बाहर निकालने को मैंने क्या बोला? एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। क्लियर है? यस। अब एक नोट बना के याद रखना बेटा,
अब इस स्ट्रक्चर के जरिए आपको पता लग रहा होगा, अगर किसी के ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड बना रखे हैं, अगर किसी ने क्या है मल्टीपल बॉन्ड्स बना रखे हैं, अगर किसी ने बहुत सारे मल्टीपल बॉन्ड बना रखे हैं तो उसको तो बॉन्ड, देखो जैसे इसका क्या है, अगर मुझे इसको निकालना है, अगर मुझे इसको निकालना है तो मुझे इसके 4 बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे। अगर मान लो किसी ने 5 बॉन्ड बना रखे होते, किसी ने 6, 7, 8 ऐसे बॉन्ड बना रखे होते, तो उतने ही ज्यादा मेरे को क्या करने पड़ते, बॉन्ड ब्रेक करने पड़ते। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, जितने ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे उतने मल्टीपल बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे, और उतने मल्टीपल बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे तो एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन उतनी ज्यादा लगेगी, उतनी ज्यादा उसको तोड़ने में क्या लगेगी, एनर्जी, उतनी ज्यादा उसको तोड़ने में क्या लगेगी, एनर्जी। अब देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, नोट नंबर ऑफ, अब ये कितने बॉन्ड बनाएगा वो किस चीज पे डिपेंड करता है, कितने बॉन्ड बनाएगा वो किस चीज पे डिपेंड करता है, जितने उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स, जितने उसके पास डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, हाँ है ना। अब उतने ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे तो इस डायरेक्टली greater the number of unpaired d orbital electron, greater the number of unpaired d orbital electrons, higher will be the enthalpy, of atomization। बराबर है, यस यस। अब उदाहरण जैसे मैं बोलना चाहूं, इसको मैं ये बोल सकता हूं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ये हो जाएगा। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, बराबर है, यस यस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये बात है, क्या है, ये बात है, क्लियर है। अब यहां से ना एक सवाल पूछ लेता हूं, सवाल क्या पूछता है वो, सवाल ये पूछता है, क्वेश्चन नंबर तुमसे ये कहेगा वो कि बताओ क्यों हमारे पास जो जिंक है, जिंक, व्हाई जिंक हैज मिनिमम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, Why zinc has minimum enthalpy of atomization? तो जिंक के पास मिनिमम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्यों है, इसका आंसर क्या होगा। अब इसका आंसर आप लिख सकते हो कि जिंक जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 30, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आर्गन, और यहां आता है 4s2 3d10। अब इसके डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, अगर इसके डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, क्यों मैंगनीज की एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा होगा। आप अपनी एनसीईआरटी का टॉपिक निकालो, पहला स्टार्टिंग का आपको एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन दिखेगा, उसका ग्राफ दिखेगा, क्यों मैंगनीज आयरन की एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा है। ज्यादा इसलिए है क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे, और जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे उतना उनका बॉन्ड ब्रेक करने में एनर्जी लगेगी। तो मास्टर कहना चाह रहा है जिंक की आर्गन 4s2 3d10, तो in zinc there is no free या unpaired d orbital electron, due to which their bond will be weaker and hence it is easier to convert zinc from zinc solid to zinc gaseous state, बराबर है। और ये क्या होगा, जिंक सॉलिड से आप जब जिंक गैस बनाओगे तो यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन लगेगी वो क्या होगी, लेस वैल्यू,
लेस वैल्यू। क्या ये क्लियर हुआ तुम्हें? क्या एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन क्लियर हुआ? कोई डाउट बच्चा? नहीं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ एटॉम, अब देखो यार इसका ट्रेंड बहुत बदलेगा यार। जैसे शुरुआत में अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन बढ़ेगा, फिर अनपेड इलेक्ट्रॉन घटते हैं तो एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन घटेगा, बराबर है? यस। तो मैं कहना चाह रहा हूँ ये हमारा एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन था। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए, नोट कर लो। आगे बढ़ रहे हैं। पानी पी लूं मैं? है ठीक है ना। चक्कर से आ रहे हैं, चक्कर से। मैंने चक्कर तो नहीं आए खैर आज तक मुझे कभी, लेकिन मैं गिरूंगा तो तुम्हें तो पता लग ही जाएगा। अबे तुम्हें कैसे पता लगेगा? बचूंगा तो ना लगेगा। देखो अब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगली जो हमारे पास प्रॉपर्टी है बच्चा, वो है, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी है, टाइम पास के लिए बता रहा हूं आप लोगों को, है ना। देखो अगली जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का नाम है बच्चा, सेकंड, क्या नाम है बच्चा उस प्रॉपर्टी का? क्या नाम है उस प्रॉपर्टी का? देखो हमारे पास प्रॉपर्टी का नाम है, 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 देखो 12, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन क्या होता है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी द मिनिमम अमाउंट ऑफ, ये आप लोगों ने पढ़ रखी है उसमें, किसमें? ये मैंने पढ़ाई तो नहीं है, नहीं पढ़ाई होगी, ये आपने 11वीं क्लास में भी तो पढ़ रखी है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन from its outermost shell is called enthalpy of ionization। बराबर है। तो एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन होता क्या है, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं। देखो क्या होता है, क्या होता है। हमारे पास ना एक स्ट्रक्चर होगा, हमारे पास क्या होगा? एक स्ट्रक्चर होगा। कैसे होगा? देखो हमारे पास ये एक एटम है, मतलब यार कमरा रहता है बंद और मेरा सर घूम रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि चक्कर आ रहे हैं। कर कभी आए नहीं है तो मुझे अनुभव नहीं है कैसे आते हैं। तो मुझे लग रहा है ये नींद की वजह से आ रहे हैं। नींद की वजह से कैसे आ सकते हैं यार? ओके ओके, तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ध्यान से। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गए 2। इस वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अब अगले वाले शेल में भी इलेक्ट्रॉन होंगे। अब मान लो इलेक्ट्रॉन है, अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, अब एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना है। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ये एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगेगी डेल्टा एच, उस जैसे बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। जो एनर्जी लगेगी उसे क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। उदाहरण के तौर पे आपके पास पहला एटम है, मान लो आपके पास कोई m एटम है, उसके पास आपने गैसियस स्टेट में रहेगा ये, आपने उसको आयोनाइजेशन एनर्जी 1 दी, आपने उसको आयोनाइजेशन एनर्जी 1 दी, तो ये बन जाएगा m+1 इलेक्ट्रॉन। आप जब किसी मेटल को एक आयोनाइजेशन एनर्जी दोगे तो वो क्या बनाएगा? एक M+ बना देगा। M+ समझते हो ना? M+ समझते हो? अरे M+ समझते हो ना? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, उसने बना दिया M+, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देने पे। अगर आप उसे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी दो अगर हम इसे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी दें M+ को, गैस को,
एक इस M प्लस को अगर एक और बार आप आयोनाइजेशन एनर्जी दो अगर आप दोबारा, अरे क्या हो गया भाई अगर आप इसे फिर से आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड दो तो यहां से एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकल जाएगा। तो ये M से M प्लस बन गया और M प्लस से M2 प्लस बन जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, क्या होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल। आखिरी वाले शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगती है उसे हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है? यस। आओ आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी का भी ना एक ट्रेंड होता है और ये ट्रेंड भी बदलता रहेगा, ये ट्रेंड भी बदलता है, डिपेंड करता है, एटम टू एटम वेरी करता है। आपसे एग्जाम में कैसा सवाल बोल सकता है, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। नोट, मान लो आपने एक और आयोनाइजेशन एनर्जी देके एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, मान लेते, मान लो आपके पास M2 प्लस है गैसियस स्टेट में, आपने आयोनाइजेशन एनर्जी 3 दी और M3 प्लस बन गया गैस, +1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन फिर निकल गया। आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा सेम एटम के लिए ज्यादा होगी, सेम एटम के लिए, चाहे वो कितना भी स्टेबल हो साला, चाहे वो कितना भी स्टेबल हो, सेम एटम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड हमेशा ज्यादा होगी, सेकंड उससे कम, फर्स्ट उससे कम, फॉर सेम एटम। यही बात आपने क्लास 11th में भी पढ़ रखी है कि नोट, यहां पे एक नोट बना के दे रहा हूं मैं, फॉर सेम एटम, फॉर सेम एटम, फॉर सेम एटम क्या होगा बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड क्या होगी, ज्यादा होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी 2 से और आयोनाइजेशन एनर्जी 1 से। कोई डाउट यहां तक? नहीं, क्लियर है? हाँ या ना? यस यस यस, बराबर है, हाँ है ना? ठीक है, कोई डाउट नहीं। ये हमारे पास थी एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। अब हमें एक और एंथैल्पी पढ़नी है, एक और एंथैल्पी पढ़नी है, पर उससे पहले मैं आपको ना एक सवाल बताना चाहूंगा। अब ऐसे सवाल आपने क्लास 11th में कर रखे हैं। कंपेयर फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम एंड मैंगनीज। ये क्वेश्चन है, मान लो कह रहा है कंपेयर करो मैंगनीज और आयरन, मैंगनीज और क्रोमियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी को, मैंगनीज और क्रोमियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी को क्या करना है, कंपेयर करना है। ये वीडियो चल रही है ए भाई? हाँ चल रहा है। आओ देखो हमारे पास क्या है बच्चा, हमारे पास क्या, हमारे पास है, ले देखे है ही क्या, है ना, फकत क्या था यार, पता नहीं क्या था यार। आओ आंसर, सबसे पहले आपने एक तरफ लिख दिया मैंगनीज, क्या लिख दिया, मैंगनीज, नहीं क्रोमियम लिख दो, क्रोमियम, क्रोमियम पहले आता है, एटॉमिक नंबर होता है 24, एक तरफ लिख दिया मैंगनीज, एटॉमिक नंबर होता है 25। कोई डाउट बच्चा? ए बच्चा कोई डाउट नहीं। अब क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन होता है वो होता है आर्गन, आर्गन 4s1 3d5 इसके डी में क्या होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, आर्गन 4s2 3d5। याद है भाई, इसके डी में 5 होते हैं, हाँ भाई, नमन है, यस यस। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब यहां से हमने फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी दी, आयोनाइजेशन एनर्जी 1, इसको भी हमने फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी दी, आयोनाइजेशन एनर्जी 1, बराबर है, यस। क्या होगा, यहां से जब हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देंगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा। अब ये बन जाएगा आर्गन और ये 4s0 हो जाएगा, 4s0 हो जाएगा। अरे ऐसे थप्पड़ मारूंगा मैं, 4s से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, हाँ 3d से मत निकाल देना, तो क्या हो जाएगा 3d5, 4s से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अगर इससे एक और एक इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, आर्गन। ओ माय गॉड, अभी ये क्या है, फुलफिल स्टेबल था, ये क्या था, फुलफिल स्टेबल था, तो ये हो जाएगा 4s1,
3d5। बात समझ में आ गई ना? तो इस टाइम पे जो ये था, ये फुलफिल स्टेबिलिटी थी इसके पास, फुलफिल। ये मोर स्टेबल था, मोर स्टेबल लिख दो, मोर स्टेबल। ये ज्यादा स्टेबल था क्योंकि इसके एस में 2 थे और डी में 5 है, इसके एस में 1 है, इसके एस में 5 थे। ये स्टेबल था, ये भी ये स्टेबल था, ये थोड़ा कम स्टेबल था। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्रोमियम की कम होगी एज कंपेयर टू मैंगनीज। मैंगनीज की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो हेयर 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 फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी of manganese will be greater. First ionization enthalpy of manganese will be greater than chromium. Greater than chromium. कोई डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं। अब हम बात करने जा रहे हैं सेकंड की, क्योंकि वो क्या है? बिकॉज ऑफ फुलफिल्ड स्टेबिलिटी, बिकॉज ऑफ फुलफिल्ड स्टेबिलिटी इन मैंगनीज। बराबर है? यस। अब बात करते हैं सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, यानी हमारे पास है Cr+ और यहां पे हमारे पास Mn+। प्लस बन जाएगा भाई, है ना? अरे प्लस बन जाएगा ना, ये बन जाएगा Cr+ और ये बन जाएगा Mn+। अब Cr+ की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है आर्गन 3d5 और Mn+ की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है आर्गन 4s1 3d5। क्लियर है? यस 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 यस। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब यहां से अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड दी इसको अगर हमने क्या दी? आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड। अगर इसको सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी दी और इसको भी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी देंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो निकाल रखा है, तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड। तो होगा क्या हमारे पास? यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा डी से, तो ये बन जाएगा Cr2+ और इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा? Ar3d4 और यहां पे क्या आ जाएगा? मैंगनीज 2+, ये आ जाएगा Ar4s0 हो जाएगा और 3d5 हो जाएगा। यानी जो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने तुम गए हो वो तुम क्रोमियम के अंदर डी से गए हो और डी के अंदर 5 है, डी के अंदर हाफ फील्ड स्टेबिलिटी है, लेकिन जो Mn में तुम इलेक्ट्रॉन निकालने गए हो वो S में गए हो और S में एक इलेक्ट्रॉन है। हेंस इट मींस दैट सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्रोमियम की ज्यादा होगी, क्योंकि तुम्हें सेकंड इलेक्ट्रॉन डी से निकालना पड़ रहा है। डी के में 5 हाफ फील्ड स्टेबिलिटी है, लेकिन इसके अंदर कहां से निकालना पड़ रहा है? S से। हेंस सेकंड ionization energy of chromium is more than manganese because of half filled stability in chromium Cr+। ये क्या है? मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल। तो अगर इस तरीके का सवाल आ जाए तो क्या आप लोग कर लोगे? और इस तरीके से करोगे तो नंबर की बात करो, तुम्हें पता है हाथ पता है तुम्हें, बस तो बस ये। और ऐसा ही सवाल तुम्हें खुद कंपेयर करना है, किसमें? तुम्हें कंपेयर करना है ऐसा सवाल किसमें? कॉपर और जिंक में। कॉपर कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कॉपर एंड जिंक। बराबर है? यस। इसको नोट कर लो बेटा फटाफट से, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। मैं पानी पी लूं? यस यस। हो गया ये? यस यस, ठीक है। ये वाला आपको करना है, फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करनी है किसकी? केमिस्ट्री तुम्हारा फेवरेट है ना? निकम्मो, देखो पढ़ना कुछ नहीं है, फिजिक्स हार्ड है, केमिस्ट्री आसान है भैया। केमिस्ट्री ना हमसे हो जाती है, फिजिक्स हार्ड है भैया। क्या प्रैक्टिस करते हो? प्रैक्टिस नहीं करते भैया हमको ना फिजिक्स हार्ड लगती है भैया। अच्छा, तो कैसे सवाल लगाते तुम?
नहीं नहीं, सवाल तो नहीं लगाते हम डायरेक्ट एग्जाम में बैठते हैं भैया। तो एग्जाम में हमसे सवाल होते नहीं है। अच्छा, घर पे कितनी प्रैक्टिस करते हो? घर पे तो प्रैक्टिस नहीं करते ना हम, क्योंकि हमें हार्ड लगती है फिजिक्स है। और केमिस्ट्री, केमिस्ट्री हमें आसान लगती है। तो तुम्हारे केमिस्ट्री में नंबर क्यों नहीं आ रहे? नंबर नहीं आ रहे भैया, लेकिन आसान तो लगती है, हैं? अबे ये मक्कारी तुम्हारी है, ये गोली देना तुम्हारा। देखो भैया है, आओ भैया आओ, देखो आसान सब्जेक्ट को देख लो। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगली हमारे पास एक और एंथैल्पी है, एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन हो गया, हाइड्रेशन रह गई, तीसरा 13वां। हालांकि मैं आपको ये जो एनर्जी बता रहा हूँ, ये मेरे को एक प्रॉपर्टी बतानी है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसके लिए समझा रहा हूं। देखो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होती है? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बहुत सिंपल है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी released by 1 mole ion in, या 1 mole ion when they undergo hydrolysis. When 1 mole of ion undergo hydrolysis, when 1 मोल ऑफ आयन अंडरगो हाइड्रोलाइसिस, तो क्या है? उस मैं बताता हूं तुम्हें क्या है। देखो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है? जैसे कोई M है, मान लो वो गैसियस स्टेट में था, आयन, मान लो कोई M2+ है, अभी वो गैसियस स्टेट में है, लेकिन वो जैसी पानी में जाएगा, वो जैसी एक्वा स्टेट में जाएगा, वो जैसी एक्वा स्टेट में जाएगा, एक्वा स्टेट में, तो वो कुछ एनर्जी रिलीज करता है, वो कुछ एनर्जी रिलीज करता है। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अगला जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, तुम्हें क्या लगता है ये टाइम पास कर रहा हूं पिछले 25 मिनट से? ये जो तीनों प्रॉपर्टी समझाई है, तीनों अगले में इस्तेमाल होगी, तीनों। तो बहुत ध्यान से, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन देनी पड़ी थी, आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ी थी, हाइड्रेशन उसने रिलीज करी है क्योंकि वो ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ गया है। तो ये क्या होता है, यहां पे क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी निकलती है, हाइड्रेशन एनर्जी निकलती है इस दौरान साथ में एंथैल्पी एनर्जी निकलती है, और उस एनर्जी को हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी। भैया मेरे समझ में ना बिल्कुल भी नहीं आया। सही बात है भाई, तेरे समझ में क्यों आएगा, तुम गधा आदमी है। देख मैं ये कहना चाह रहा हूं, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है? हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है? जब कोई आयन होता है जो गैसियस स्टेट में होता है, जब वो एक्वा स्टेट में जाता है, तो वो ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ अगर जा रहा है, वो एनर्जी रिलीज करता है। एनर्जी क्या करता है? रिलीज करता है। तो उस जो एनर्जी वो रिलीज करता है पानी में जाके, उसे हम कहते हैं क्या? हाइड्रेशन एनर्जी। क्योंकि क्या होता है ना, जो आयन होता है उसे पानी चारों तरफ से घेर लेता है। खड़े कर दो अपने हाथ, तुम्हें पुलिस चारों तरफ से घेर लिया, वैसे ही तो चारों तरफ से घेर लेता है, और चारों तरफ से घेर लेता है ना, तो फिर वो एनर्जी रिलीज करता है स्टेबिलिटी की तरफ। तो कितनी जो एनर्जी वो रिलीज करता है उसे हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलते रही? हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलते रही? हाइड्रेशन एनर्जी। बराबर है, यस। और अब स्टार्ट कर रहे हैं हमारा मेन टॉपिक, जिसके लिए हमने ये बकायदी पढ़ी है, और वो क्या है? वो ये है, वो ये है, वो ये है। क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यस माय लॉर्ड, यस। तो अगला हमारे पास 14वीं प्रॉपर्टी लिखना चाहो तो लिख लो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तुम्हें याद है, तुमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा था, चल रहा है ये वीडियो चल रही है? हाँ भाई, नवन ने, यस। तुम्हें याद है तुमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा था, स्टैंडर्ड, तुमने वो पढ़ा था, क्या नाम है उसका? तुमने वो पढ़ा था, क्या नाम है उसका? अरे उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में तुमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा था, ई सेल कैसे निकालते हैं, हाँ या ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, वही। देखो तो याद करो, वहां सिल्वर था, कॉपर था, जिंक था, क्रोमियम था, इतना सब कुछ था। अरे वो सारे डी ब्लॉक के तो एलिमेंट थे। हाँ यार, आप तो सही कह रहे हो भैया, हमने तो गौर ही नहीं किया।
सिल्वर से बन रहा था, कॉपर 2+ से कॉपर बन रहा है, जिंक से Zn2+ बन रहा है, Ag से बन रहा है, हाँ है ना, वो सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट तो थे। यस, मैं ये कहना चाह रहा हूं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, कैसे निकालते हैं, देख लो ए बच्चा, देख लो, एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है ऑक्सीडेशन, ये मैंने पढ़ा रखा है तो मैं टाइम पास कर रहा हूँ। एक होता है रिडक्शन, देखो बेटा, एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है भैया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों करा रहा हूं मैं, ये पता है ना ये, और ये होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ है ना या जा बा, हाँ ना। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कोई भी m होगा, वो m के ऊपर क्या होगा, कोई m होगा, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो बनाएगा Mn+। n क्या है, कितने भी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, 1 2 3 4 5 6 कितने भी, प्लस n इलेक्ट्रॉन। जितना ऊपर चार्ज आएगा उतने तो इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर 2+ आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अगर 3+ आएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और रिडक्शन में क्या होगा बच्चा, बच्चा बोलो बच्चा, Mn+। अब Mn+ क्या है, वो n इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा, और वो बनाएगा m। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और ये सारा खेल चलेगा एक्वस स्टेट में। बेचे ये सॉलिड है, ये तो एक्वस है। मैं कहना चाह रहा हूं ये बन गया, हाँ है ना, यस। तो ये हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका एग्जांपल आप भली बात ही जानते हो, जिंक होता है सॉलिड फॉर्म में, और जिंक मेरा बच्चा Zn2+ में टूट जाता है, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, और यहाँ पे कॉपर 2+ होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बना देता है। ये जो जिंक होता है ये एक्वस होता है, ये जो कॉपर होता है ये भी एक्वस होता है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके मेरा राजा बच्चा क्या बना देता है, कॉपर सॉलिड। अब बकैती है बे, पढ़ रखा है बे तुमने, सारा पढ़ा रखा है, कहानी नहीं चलाऊंगा रैप्टा भैया, पढ़ा क्यों रहा, टाइम पास कर रहा हूँ। देखो ये समझ में आता है ना तुम्हें, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। अब देखो, अब आओ मेरी बात को ध्यान सुनो। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ट्रेंड होता है, हमारे पास क्या होता है भैया, ट्रेंड होता है। अब देखो मेरी बात को ध्यान सुनो यहां पे लगती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे कि तुम्हें पता है, आपसे बोला जाता था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल याद है तुम्हें? कॉपर का तो याद ही होगा यार, Cu2+ से Cu बन जाता है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें याद होना चाहिए, 0.34 वोल्ट होता था। याद कर, हाँ है ना। जिंक से Zn2+ बन जाता है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.76 आता था, हाँ है ना, ऐसे आता था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं ये वैल्यू आती कैसे थी, कभी सोचा है तुमने? कभी तुमने सोचा है ये वैल्यू कैसे आती थी? मैं तुम्हें बताता हूं ये वैल्यू कैसे आती थी। देखो, अरे मजाक करो। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक सवाल हमारे पास ना हमेशा रहता है कि यार कॉपर 2+ से कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम 0.34 बोल रहे हैं, और Zn से Zn2+ का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम 0.76 बोल रहे हैं, पर ये हमने कैलकुलेट करा कैसे? तो भैया अगर मैं इसकी कैलकुलेशन की बात करूं ना बच्चा, तो ये हमने कैलकुलेट कैसे किया है, देखो बहुत ध्यान से बेटे, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनियो। अगर तेरे को ये बात समझ में आ गई, अगर तुझे ये बात समझ में आ गई तो तू होशियार है। नोट, देखो तुम्हारे पास कोई भी मेटल सॉलिड था, और उस मेटल से तुमने क्या निकाला है, Mn2+ बना दिया, बराबर है? यस। कैसे बनाया होगा तुमने वो Mn2+? देखो ऐसे नहीं होता है बेटा, देखो हाँ बहुत ध्यान से। स्टैंडर्ड जो हम बोलते हैं कि Cu2+ से Cu का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.34 होता है, किस बिहाफ पे बोलते हैं? इस बिहाफ पे बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमारे पास होता है M सॉलिड, यस भैया हमारे पास होता है M सॉलिड, उससे हम बनाएंगे Mn+ एक्वस। ऐसे नहीं बनता है M सॉलिड, हमारे पास होता है M सॉलिड, M सॉलिड को पहले कन्वर्ट किया जाता है M गैस में,
ओ माय गॉड, एम सॉलिड को पहले कन्वर्ट किया जाता है। चलो मैं तुम्हें इसको ना और अच्छे तरीके से समझाता हूँ। देखो मैं तुम्हें और अच्छे तरीके से समझाता हूँ। देखो हमारे पास होता है एम सॉलिड, ये हैबर साइकिल है। हैबर साइकिल आपने वहां पढ़ रखी है, कहां पे? अरे कहां पढ़ रखी है? वहां पढ़ रखी है आपने हैबर साइकिल, कहां पे? थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। एम सॉलिड, एम सॉलिड से हम बनाते हैं क्या? एम सॉलिड से हम बनाते हैं एम गैस, मेटल गैस। अच्छा, और सॉलिड से गैस बनाने में इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। और इस एनर्जी को हमने बोला डेल्टा एच ए, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब इस m से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा, इस m से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा मेरा चुपचा, ये बनेगा m+ गैस स्टेट में। और पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगती है मियां, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहां पे खर्च होगी आयोनाइजेशन एनर्जी, डेल्टा एच आयोनाइजेशन एनर्जी। यहां लिख दो आयोनाइजेशन एनर्जी। अब अगर मान लो आपको एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, M2+ बना दिया हमने, मान लो एक और निकालना है, तो ये तो आयोनाइजेशन एनर्जी 1 थी, अब लगेगी यहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी 2, डेल्टा एच आयोनाइजेशन एनर्जी 2। कोई डाउट यहां तक नहीं? अब ये बन गया गैसीय स्टेट में, ये क्या आ गया? गैसीय स्टेट में, हाँ है ना? मैंने क्या बोला आपको, क्या बनाना है? M से M2+, मान लो Zn से बन रहा है, Zn सॉलिड से क्या बन रहा है? Zn एक्वस, चल भी रहा है ना ये? यस, मैं तो आत्महत्या कर लूंगा मैं तो यहीं पे। देखो अबे भाई बड़ा टाइम लगता है ये सब दोबारा रिकॉर्ड करने में। अब मैं चक्कर थोड़ा ठीक है ना? देखो हाँ भैया दिख रहा है, चक्कर आ रहे होते गिर जाते अभी तक। देखो तुम तो चाह ही रहे हो बेटा, Zn सॉलिड से Zn एक्वस बन रहा है, ऐसे कैसे बन रहा होगा बेटे? तो Zn सॉलिड Zn एक्वस बन रहा है, तो Zn सॉलिड से पहले क्या बनता है? Zn गैस, Zn गैस से फिर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एनर्जी सेकंड। अब जो ये Zn गैस होता है, इससे Zn एक्वस बनेगा। क्या बनेगा? Zn एक्वस, देखो यस। अब यहां से ये जो हमारे पास क्या है? M2+ गैस, इस M2+ गैस के अंदर से अब क्या होता है बेटा? ये एक्वस में कन्वर्ट होता है। याद है हाइड्रेशन एंथैल्पी? यस। और ये है M2+ हाइड्रेशन। अब ये बन गया एक्वस, गैस से एक्वस, गैस से एक्वस, गैस से एक्वस, गैस से एक्वस, यस। और इसे बोला हमने डेल्टा एच हाइड्रेशन, डेल्टा एच हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, हाँ है ना? यस। मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां पे 3-4 चीजें थी। ये था बेस, ये था बेस, बराबर है? यस। ये हमारे पास क्या आ गया? ये कोई डाउट यहां तक नहीं? शुरुआत में एम के पास कुछ एनर्जी थी, ये नीचे भी आ सकता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा भी रिलीज हो सकती है। हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है, ये एनर्जियां देनी पड़ती है मॉलिक्यूल को। अरे समझ यार बात को यार, ये एनर्जियां देनी पड़ती है, देनी पड़ती है। ये एनर्जी रिलीज होती है, रिलीज होती है, ठीक है। अब जब ये एनर्जी देनी पड़ेगी, ये एनर्जी देनी पड़ेगी, ये भी देनी पड़ेगी, ये भी देनी पड़ेगी, और ये जो डिफरेंस आया ये नीचे भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है डिफरेंस, फिर ये आएगा, बराबर है? फिर नेगेटिव का डिफरेंस आएगा, यस। ये जो एंथैल्पी का डिफरेंस आया इसे हमने बोला चेंज इन एंथैल्पी। ठीक, जब तुमने मुझे नीला पेन दिया है तो मैं नीले मार्कर से नहीं लिखूंगा। ये हुआ डेल्टा एच, चेंज इन
एंथैल्पी। अब ये चेंज इन एंथैल्पी को कैसे निकालोगे तुम? ऐसे निकालोगे, शादी वाली हल्दी बोलो कैसे पीसेगी? चेंज इन एंथैल्पी या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर आप निकालना चाहो। चेंज एंथैल्पी बोल लो, हाँ बोल लो, क्या दिक्कत है? चेंज इन एंथैल्पी या फिर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो बेछे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? डेल्टा एच इज इक्वल्स टू, पहले आपने ये एनर्जी दी है, आपने ये एनर्जी दी है, तो डेल्टा एच एटोमाइजेशन प्लस आपने आयोनाइजेशन एनर्जी दी है। देखो बेटा, एम सॉलिड से पहले एम गैस बनता है। अरे बात को समझ तो ले यार, एम सॉलिड से पहले क्या बनता है? एम गैस बनता है। एम गैस से एम प्लस से एम टू प्लस गैस में, लेकिन ये गैसियस स्टेट में बनता है। ये आयोनाइजेशन एनर्जी है प्लस एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। अब 1 2 3 जितनी लिखनी है भैंस के नाम तो लिख दे यहाँ पे, बराबर है यस। ये दोनों ऐड होंगी, ये दोनों क्या होंगी? ऐड होंगी। ये वाली एनर्जी निकलेगी, इतनी एनर्जी में इतनी एनर्जी माइनस कर दो, तो माइनस डेल्टा एच हाइड्रेशन, यही तो आएगा डेल्टा एच। इसको कैसे निकालोगे? यहां से लेकर यहां तक की एनर्जी और ये एनर्जी माइनस कर दोगे, ये एनर्जी आ जाएगा, डेल्टा एच आ जाएगा। तो ये डेल्टा एच आ गया, ये क्या आ गया? डेल्टा एच रिएक्शन, ये आ गया हमारे पास। तो भैया कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब कान खोल के, हाँ हाथी की तरह बड़े बड़े कान करके, हाँ केमिस्ट्री इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। देखो ये जो डेल्टा एच आर है ना, ये जो डेल्टा एच आर है, हियर नोट, तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट। जब तुम जाओगे तो चित्रगुप्त तुमसे पूछेगा, यमराज तुमसे पूछेंगे, चित्रगुप्त तुमसे पूछेगा, बताओ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है? तुम कहोगे हाँ, तभी एंट्री मिलेगी। देखो डेल्टा एच आर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बराबर होता है हमारे किसके? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई सेल के। ये वो वाला ई सेल है, वो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, ये वही ई सेल है ना, जो एग्जाम्पल के तौर पे जो ई सेल ऑफ कॉपर यानी Cu2+ से Cu का 0.34 वोल्ट होता है। हाँ अच्छा, तो वो ऐसे कैलकुलेट होता है? हाँ कैसे होता है? ऐसे होता है, पहले यहाँ पे कॉपर होगा सॉलिड, कॉपर से कॉपर गैस बनाया जाएगा, कॉपर गैस से कॉपर एक इलेक्ट्रॉन, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर एक में कन्वर्ट किया जाएगा। ये जो जिंक बना है, यानी डेल्टा एच रिएक्शन ऑफ जिंक से Zn2+ बराबर होगा किसके? ई सेल ऑफ Zn2+। देखा? ओ माय गॉड भैया, यू आर नाइस बिग डियर। यस थैंक यू गाइस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये इसके बराबर होगा, ये इसके क्या होगा? बराबर होगा। अब देखो, अब यहां पे आता है सवाल, बहुत काम की बातें आती है यहाँ पे। देखो यहाँ पे आती काम की बातें। हाँ, तुम्हें ये समझ में आ गया? हाँ है ना? यस। अब सवाल कैसा आएगा? सवाल की बात करते हैं। पहले इसको नोट कर लो फटाफट से। 5 4 3 2 1 हो गया। पानी पी लूं मैं थोड़ा सा, पानी पी लूं। अब ना मेरे यहाँ पे एनसीईआरटी नहीं है क्या? नहीं, पहले मैं एनसीईआरटी लेके आता हूँ। हाँ तो बेटे हो गया नोट हो गया है ना? स्टार्ट कर रहे हैं। अब जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम इस पे तेरा। देखो हमारे पास एनसीईआरटी ने डाटा दे रखा है। क्या भैया ये डाटा याद करना है? तो पागल है क्या? ये भी याद करेगा? अब देखो कहाँ है भैया वो डाटा? ये रहा ना। ठीक है,
अच्छा अच्छा अच्छा, देख भाई, हमारे लिए मेटल का दे रखा है, हमारे लिए मेटल का दे रखा है, मेटल का दे रखा है, मेटल का दे रखा है। देखो हमारे पास कह रहा है, इसका एक सवाल था, यस यस, ठीक है, नो हेयर। ये आपको, अगर आपको पता करना है तो ठीक है कर लेना, वरना जरूरत नहीं है। जो यहां पे मैं बोल रहा हूं एलिमेंट मेटल एम, टेबल नंबर ना अगर आप निकालना चाहो, टेबल नंबर 8.4, 8.4 टेबल निकालो, 8.4। अगर आप 8.4 टेबल निकालो तो उसमें देखो मेटल लिख रखे हैं, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये लिख रखा है, बराबर है, यस। अब टेबल नंबर 8.4, 4 टेबल निकाल दिया, ये वाली वीडियो ऑन कर दी मैंने, यस यस। अब इस टेबल के अंदर क्या है, इस टेबल के अंदर क्या है, अगर आप डाटा देखें, इस टेबल के अंदर का डाटा देखें आप लोग, तो आप पाएंगे कि हमारे पास यहाँ पे मेटल्स हैं, हमारे पास यहाँ पे क्या है, मेटल्स हैं। जैसे लिख रखा है एम मेटल है, एम मेटल्स, M2+ से M, बराबर है, यस। और यहाँ पे उनका ई सेल लिख रखा है, ई सेल लिख रखा है। अब यहाँ पे हमारे पास कौन कौन है, टाइटेनियम 2+ से टाइटेनियम, और वेनेडियम 2+ से वेनेडियम, और क्रोमियम 2+ से क्रोमियम, और मैंगनीज 2+ से मैंगनीज, और आयरन 2+ से आयरन, और कोबाल्ट 2+ से कोबाल्ट, और निकल 2+ से निकल, और कॉपर 2+ से कॉपर, और जिंक 2+ से जिंक। और इन सबका क्या दे रखा है, ई सेल दे रखा है। इन सबका क्या दे रखा है, 2+, इन सबका क्या दे रखा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है। देखो इसका दे रखा है -1.63 वोल्ट, ये वोल्ट में दे रखा है। इसका दे रखा है -1.18। भैया याद करना है, पागल है क्या भैया, आपको याद है, पागल है क्या, ये सब याद करेंगे तो फिर जी लिया जिंदगी हमने। 0.90, इसका दे रखा है -1.18, -0.44, -0.28, -0.25, +0.34, और यह -0.76, यस। ये पोटेंशियल दे रखे हैं यार, ये क्या दे रखे हैं, पोटेंशियल्स, हाँ है ना। तो एक सेकंड यार, थोड़ा गर्मी बढ़ चुकी है ना कमरे में, तापमान बढ़ चुका है ना। अब देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये इनके पोटेंशियल्स दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, पोटेंशियल्स। अब देखो 2+ से, मतलब वही देख लो, अरे Mi ये सॉलिड होगा, ये एक्वस होगा, एक्वस में आयंस में, तो इन सबका दे रखा पोटेंशियल, यानी इन सबका इन्होंने वोल्ट ईएमएफ कैसे कैलकुलेट किया होगा, ई सेल कैसे कैलकुलेट किया होगा, इन सबका ई सेल इन्होंने कैलकुलेट किया होगा ऐसे ही। पहले एम सॉलिड से ये बनाया होगा। आपसे इतना डीप सवाल नहीं जाएगा, मतलब मैं बताऊंगा कहां सवाल जाएगा, मैं बताता हूं आपको। अब ये ट्रेंड क्या, ये याद करना है, बिल्कुल नहीं। देखो टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, अब देखो तुम ट्रेंड देखो ना, घट रहा है, 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 बढ़ गया अचानक से, फिर घट रहा है, 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 फिर अचानक बढ़ गया, बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गया कॉपर का। अब कॉपर का तो सीन मैं अलग ही बताऊंगा, कॉपर पे तो पूरा टाइम लेंगे अपन लोग, 10-15 मिनट लेंगे। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये एक्सेप्शनल हो गया मैंगनीज, बिल्कुल ही। तो भैया यहाँ पे कुछ चीजें एक्सेप्शन है, क्या याद करनी है, बिल्कुल किसी को याद करने की जरूरत नहीं, किसी एक सिंगल को याद करने की जरूरत नहीं है। सवाल कैसा आएगा, अब सवालों के ऊपर बात करेंगे हम, लेकिन ना सवाल ना खूब ढेर सारे हैं इसके ऊपर कि कैसे कैसे सवाल बनते हैं। उन सवालों के ऊपर हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में कि सवाल कैसे बनते हैं, बराबर है, सारे तरीके के सवाल उठाएंगे, बराबर है। उससे पहले आपको क्या करना है, ये पूरा एक बार आपको ढंग से लिख के प्रैक्टिस करना है, क्लियर है। ये ई सेल क्या है, इन सबका ईएमएफ देगा, क्या ये याद करना है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्लियर है, हाँ या ना। मैं आपको अगली क्लास में जब मैं बोलूं तो आपके नोट्स बने हुए होने चाहिए, जब मैं इनके ऊपर सवाल बनाऊं तो आप ऐसे पढ़ने पलटा, हाँ सही तो कह रहा मास्टर, क्लियर है, ओके ओके ओके। कोई डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए, कोई डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए, बराबर है, ठीक है। तो आज का होमवर्क क्या है आपका, आज का आपका होमवर्क है, यहां से हम आगे क्लास में कंटिन्यू करेंगे, है ना।
तो बहुत आराम आराम से लेके चल रहे हैं यार, हमने बहुत नाजुक टॉपिक है ये। अभी तुम्हें पता नहीं एग्जाम में 1 नंबर का सवाल आएगा आएगा यहाँ से, भैया एक के लिए इतनी मेहनत, इजी सब्जेक्ट है ना। देखो होमवर्क, तो आज का होमवर्क है कोई भी एक चैप्टर उठाओ, अपना रिवीजन करो, और आपके एग्जाम चल रहे हैं तो अपना एग्जाम्स की तैयारी करो, बराबर है। ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा मैं, जो करना है आपको खुद करो, अपने आप पढ़ो। जो अगर आपको लगता है कि अगर आपके एग्जाम्स हैं मैथ्स का किसी और चीज का, तो उसकी तैयारी भी लग जाओ, है ना, करते रहो, बराबर है। ओके बाय, टेक केयर बच्चे, है ना। ओके बाय, टेक केयर, सी यू सून, गुड नाइट। और इस चैप्टर को ना एक बार प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए यार, बहुत टाइम हो गया, एक बार ना प्रैक्टिस कर लियो चैप्टर को स्टार्टिंग से। ओके बच्चा, बाय बच्चे, टेक केयर। और मेहनत तो तू कर ही रहा है।